गुड मॉर्निंग क्लास। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक आईएएस एस्पिरेंट में। मेरा नाम है विशाल राज। पिछले क्लास में हमने भारत मैनुअल प्रथम की घोषणा तक हम लोग को पढ़े थे। आज उससे आगे हम पढ़ेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे वास्को द गामा की विजयी वापसी और नया पुर्तगाली अभियान। देखिए 1498 में भारत पहुंचने के बाद 17 मई 1498 में वास्को द गामा भारत पहुंचा। तो जब भारत पहुंचा तो भारत पहुंचने के बाद जब वास्को द गामा कहाँ लौटा? लिस्बन लौटा। वापस कब कहाँ लौट गया? लिस्बन लौट गया। तो लिस्बन लौटा तो उसकी सफलता ने पूरे यूरोप में उत्साह फैला दिया। क्या किया? पूरे यूरोप में उत्साह फैला दिया। ठीक। गामा की वापसी, वास्को द गामा जब वापस हो गया तो उसकी वापसी से यह सिद्ध हो गया कि भारत के लिए समुद्री मार्ग संभव और लाभकारी है। ठीक। 1498 में भारत पहुंचने के बाद जब वास्को द गामा वापस लिस्बन लौटा तो उसकी सफलता ने क्या किया? पूरे यूरोप में उत्साह फैला दिया। और गामा की वापसी से सिद्ध हो गया कि भारत के लिए समुद्री मार्ग संभव है और लाभकारी है। ठीक है। इस सफलता जब वो वापस लौटा और सफल होकर के लौटा है यहाँ भारत से, तो इस सफलता से प्रेरित होकर के पुर्तगाल के सम्राट ने अधिक बड़े स्तर पे अभियान चलाने का निर्णय लिया। और 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्वारेज कैब्राल को एक विशाल बेड़े के साथ भारत भेजा गया। ठीक है। जब वास्को द गामा की सफलता हो गई इस भारत आने में, तो उसकी सफलता से प्रेरित होकर के पुर्तगाल के सम्राट ने बहुत बड़े स्तर पे अभियान चलाया। और 1500 ईस्वी में क्या किया? पेड्रो अल्वारेज कैब्राल के साथ एक विशाल बेड़ा भारत भेजा। ठीक। कैब्राल कौन था? कैब्राल ब्राज़ील का खोजकर्ता माना जाता है। कैब्राल को ब्राज़ील का खोजकर्ता माना जाता है। और इस अभियान में बार्थोलोमेव डियाज, जिसने केप ऑफ गुड होप का खोज किया था, वो भी सम्मिलित था। ठीक। इस बड़े बेड़े में कितने जहाज थे? 13 जहाज और 1200 सैनिक या यात्री थे। ठीक है। कैब्राल का भारत आगमन। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे कैब्राल का भारत आगमन। अब कैब्राल भारत आया तो भारत आगमन और कालीकट संघर्ष, वो भी तो कालीकट ही आकर के उतरा। तो कैब्राल जब भारत के पश्चिमी तट यानी कालीकट पर पहुंचा तो यहाँ उसका सामना किससे हो गया? जमोरिन से, यानी कालीकट का जो हिंदू शासक था उससे और अरब व्यापारियों से हुआ। कैब्राल जैसे ही भारत के कालीकट यानी केरल पहुंचा, वहाँ उसका सामना किससे हो गया? जमोरिन और अरब व्यापारियों से हुआ। ठीक। अरब व्यापारी पुर्तगालियों की प्रतिस्पर्धा से, किससे? पुर्तगालियों की जो प्रतिस्पर्धा थी उससे असंतुष्ट थे और जमोरिन का समर्थन कर रहे थे। पुर्तगाली अरब व्यापारी क्या कर रहे थे? पुर्तगालियों की प्रतिस्पर्धा से असंतुष्ट थे और किसका समर्थन कर रहे थे? जमोरिन का समर्थन कर रहे थे। इसका परिणाम क्या हुआ कि इन लोगों के बीच में संघर्ष हुआ और कैब्राल को भारी क्षति झेलनी पड़ी। अब अरब व्यापारी और जमोरिन ये दोनों मिल करके किसका सामना किए? कैब्राल का। ठीक। कैब्राल का। अब जब दो लोग एक साथ मिल करके लड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि इसकी क्षति होगी। अब इन्हीं परिस्थितियों के चलते कैब्राल ने क्या किया? कालीकट छोड़ दिया। क्या किया उसने? कालीकट छोड़ दिया और कोचीन एवं कैन्नानोर यानी कन्नूर में अपना व्यापारिक हितों को सुरक्षित किया। ठीक। कहाँ पे? कोचीन और कैन्नानोर में। इन क्षेत्रों में पुर्तगालियों के लिए स्थायी ठिकाने बनाए गए। कहाँ पे? कोचीन और कैन्नानोर में पुर्तगालियों के लिए स्थायी ठिकाने बनाए गए और व्यापार का आधार मजबूत किया गया। ठीक। अंततः वह भारी लाभ कमा करके लिस्बन लौट गया। अब ये भी जो है कि बहुत अधिक मुनाफे के साथ भारत लौटा। ठीक। फिर से जान लीजिए, जब अरब व्यापारियों और जमोरिन ये दोनों लोग मिल करके कैब्राल से युद्ध किए तो कैब्राल को बहुत अधिक नुकसानी हुई, बहुत अधिक क्षति हुआ। उसने कालीकट को क्या किया? छोड़ दिया और कालीकट छोड़ करके कहाँ चला गया? कोचीन और कैन्नानोर में अपना
स्थान बना लिया और इन्हीं क्षेत्रों में पुर्तगालियों के लिए स्थायी ठिकाने बनाए गए और व्यापार का आधार मजबूत किया। और अंततः वह क्या किया, बहुत अधिक लाभ कमा करके वह भी क्या हुआ, लिस्बन लौट गया। अब वास्को द गामा की दूसरी यात्रा, वास्को द गामा की भारत दूसरी यात्रा 1502 में, ठीक, अक्टूबर 1502 में जो वास्को द गामा था फिर से एक विशाल बेड़े के साथ भारत आया। ठीक है, दूसरी बार वास्को द गामा भारत कब आया, अक्टूबर 1502 में। ठीक, इस बार जब आया तो उसका उद्देश्य केवल व्यापार करना नहीं था, पहला उद्देश्य था उसका व्यापार करना, ठीक, लेकिन दूसरी बार उसका उद्देश्य व्यापार करना नहीं था बल्कि हिंद महासागर के व्यापार पर प्रभुत्व जमाना था। क्या जमाना था, हिंद महासागर के व्यापार पे प्रभुत्व जमाना था। पहली बार जब वास्को द गामा आया तो वो सिर्फ व्यापार करने आया था, लेकिन जब दूसरी बार आया तो वह हिंद महासागर के व्यापार पर प्रभुत्व जमाने आया। ठीक, जमोरिन से उसके संबंध इस बार क्या मित्रतापूर्ण नहीं रहे। क्यों नहीं रहे, क्योंकि ये कैब्राल से युद्ध हो चुका था एक बार, इस वजह से जो है कि जमोरिन से उसके संबंध अब क्या हुए, मित्रतापूर्ण नहीं रहे। वास्को द गामा ने क्या किया, अरब व्यापारियों को हिंद महासागर व्यापार से बाहर करने के लिए कठोर नीति अपनाई। अब इस बार जो वास्को द गामा था इसने क्या किया, अरब व्यापारियों से, चूँकि ये जलता था, पूरे पुर्तगाली अरब व्यापारियों से जलते थे, ठीक, तो अरब व्यापारियों को हटाने के लिए हिंद महासागर के व्यापार से उसने बहुत ही कठोर नीति अपनाई। ठीक, उसने अपनाया क्या, अरब जहाज़ों को लूटा। पहला उसने क्या किया, अरब जहाज़ों को लूटा, ठीक, फिर उनको नष्ट कर दिया, उनको लूटा गया और उनको नष्ट कर दिया। ठीक, और व्यापारियों का क्या किया, उसने उत्पीड़न किया, व्यापारियों का उसने क्या किया, उत्पीड़न करना प्रारंभ कर दिया। और पुर्तगालियों की और क्या किया उसने, यह जो उसकी नीति थी हिंद महासागर में पुर्तगालियों के नौ सैनिक वर्चस्व का आधार बनी। उसने क्या किया, अरब व्यापारियों को लूटा, उनने अरब जहाज़ों को लूटा, उनको नष्ट कर दिया, और व्यापारियों को क्या किया, उसने उत्पीड़न किया। तो यह जो उसकी नीति थी वह हिंद महासागर में पुर्तगालियों के नौ सैनिक वर्चस्व का आधार बनी। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं फितोरिया। फितोरिया यानी व्यापारिक अड्डे। ठीक, फितोरिया यानी व्यापारिक अड्डे। तो फितोरिया की उसकी नीति क्या थी, पुर्तगालियों ने अपने समुद्री साम्राज्य को सुदृढ़ करने के लिए फितोरिया प्रणाली का उपयोग किया। फितोरिया प्रणाली का उपयोग किया। फितोरिया माने ऐसे व्यापारिक अड्डे जहां माल का भंडारण किया जा सके। फितोरिया क्या होते थे, ऐसे व्यापारिक अड्डे जहां माल का क्या किया जाए, भंडारण किया जा सके और नौसैनिक बेड़ों को सहायता व सुरक्षा मिल सके। फितोरिया का अर्थ है ऐसे व्यापारिक अड्डे जहां माल का भंडारण किया जा सके और नौसैनिक बेड़ों को सहायता व सुरक्षा मिल सके। अफ्रीका के पश्चिमी तट पर यह प्रणाली पहले से ही सफलतापूर्वक अपनाई जा चुकी थी। ठीक, अफ्रीका के पश्चिमी तट पर यह जो प्रणाली थी वो पहले से ही सफलतापूर्वक अपनाई जा चुकी थी। भारत में पुर्तगालियों ने यह नीति अपनाने का प्रयास किया। भारत में भी पुर्तगालियों ने क्या किया, फितोरिया पे कब्जा जमाने का प्रयास किया, लेकिन यहाँ की परिस्थितियाँ अलग थीं। ठीक, यहाँ की जो परिस्थितियाँ थी वो क्या थी, अलग थी। स्थानीय शासक और अरब व्यापारी पुर्तगालियों का विरोध कर रहे थे। कौन कौन, स्थानीय शासक, ठीक, स्थानीय शासक और अरब व्यापारी क्या कर रहे थे, पुर्तगालियों का विरोध कर रहे थे, जिससे इन अड्डों पर कब्जा आसान नहीं था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जमोरिन और पुर्तगालियों का टकराव। जमोरिन और पुर्तगालियों का टकराव। देखिए, कालीकट का जो शासक जमोरिन था वह पुर्तगालियों की बढ़ती महत्वाकांक्षा से अधिक चिंतित नहीं था। जमोरिन
कालीकट का जो शासक था वह पुर्तगालियों की बढ़ती महत्वाकांक्षा से क्या था, आज बहुत अधिक चिंतित नहीं था, उसे कोई चिंता नहीं थी। उसने अपने बंदरगाह से मुसलमान व्यापारियों को हटाने से मना कर दिया, क्योंकि मुसलमान व्यापारी पहले से ही यहाँ पे जो है कि अपना व्यापार कर रहे थे। तो उसने क्या किया कि अपने बंदरगाह से मुसलमान व्यापारियों को हटाने से मना कर दिया। परिणाम क्या हुआ कि पुर्तगालियों ने नाराज होकर के कालीकट पर गोलाबारी की, और यह घटना पुर्तगालियों और जमोरिन के बीच दीर्घकालिक वैर की शुरुआत थी। जब पुर्तगालियों ने कालीकट पर गोलाबारी कर दी तो पुर्तगालियों और जमोरिन के बीच ये दीर्घकालिक शत्रुता की शुरुआत हो गई यहीं से। ठीक, अब बात कर लेते हैं कोचिन कालीकट शत्रुता और पुर्तगाली अवसरवाद। पहले कोचिन और कालीकट के बीच क्या था, बहुत अधिक शत्रुता थी, और इसी शत्रुता का लाभ पुर्तगालियों ने कैसे उठाया, तो पुर्तगालियों ने बहुत बड़ी चतुराई से क्या किया, कोचिन और कालीकट की पारंपरिक दुश्मनी का लाभ उठाया। और लाभ उठा के किया क्या उसने, उन लोगों ने कोचिन राज्य ने पुर्तगालियों का सहयोग दिया, क्योंकि वह कालीकट के प्रभुत्व से मुक्त होना चाहता था। कोचिन क्या चाहता था, कालीकट के प्रभुत्व से मुक्त होना चाहता था। इसलिए कोचिन ने क्या किया, पुर्तगालियों का सहयोग किया। ठीक, और इस सहयोग के आधार पर पुर्तगालियों ने क्या किया, मालाबार तट यानी कोचिन पर अपना पहला किला बनवाया। इस सहयोग के आधार पर जब उन्होंने सहयोग किया कोचिन का, तो इस सहयोग के आधार पर पुर्तगालियों ने क्या किया, मालाबार तट पर अपना पहला किला बनवाया, और यह किला भारत में पुर्तगालियों का पहला स्थायी शक्ति केंद्र बना। ठीक, पुर्तगालियों ने अपना पहला किला कहाँ पर बनवाया था, तो मालाबार क्षेत्र में, मालाबार तट पर। और यह जो किला था वो पुर्तगालियों का पहला स्थायी शक्ति केंद्र था। कभी कभी सवाल पूछ देता है कि पुर्तगालियों ने अपना पहला किला कहाँ पर बनाया था, तो इसका उत्तर है मालाबार तट पर। ठीक, इसी से भारत में पुर्तगालियों की वास्तविक शक्ति का आरंभ हुआ। जब उन्होंने अपना पहला किला बना लिया, तो पहला किला जब बनाया तो पुर्तगालियों की वास्तविक शक्ति का आरंभ इसी से भारत में हुआ, और यहीं से व्यापार से शासन की यात्रा शुरू हुई। अब यहीं से किसकी यात्रा शुरू हुई, व्यापार से शासन की ओर। जब उन्होंने अपना पहला किला बना लिया, वहीं से शुरुआत हुआ व्यापार से शासन की ओर की यात्रा। ठीक, निष्कर्ष यानी वास्को दी गामा और कैब्राल के प्रयासों ने क्या किया, भारत में पुर्तगालियों के लिए केवल व्यापारिक अवसर नहीं खोले। ठीक, कैब्राल और वास्को दी गामा का जो प्रयास था, इसने भारत में पुर्तगालियों के लिए केवल व्यापारिक अवसर ही नहीं खोले थे, बल्कि उन्हें राजनीतिक और सैन्य शक्ति का भी मार्ग दिखाया। ठीक, कैब्राल के प्रयास ने और वास्को दी गामा के प्रयास ने क्या किया, राजनीतिक और सैन्य शक्ति का भी मार्ग दिखाया था पुर्तगालियों को। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं फितोरिया प्रणाली जो थी अरब व्यापारियों के साथ संघर्ष। देखिए, फितोरिया प्रणाली अरब व्यापारियों के साथ संघर्ष, जमोरिन से टकराव और कोचिन कालीकट शत्रुता का लाभ उठाकर उन्होंने भारत में अपना पहला साम्राज्य की नींव डाली, और यहीं आगे चलकर पुर्तगालियों को व्यापार से शासन की ओर ले गया। अब हम बात करते हैं फ्रांसिस्को डी अल्मेडा की। भारत में पुर्तगाली शासन की शुरुआत 1505 में हुआ। भारत में वास्तविक पुर्तगाली शासन की शुरुआत कब हुआ था, 1505 में। 1505 में क्या किया, पुर्तगाल के सम्राट ने भारत में 3 वर्षों के लिए पहला गवर्नर नियुक्त किया। परीक्षा में पूछ सकता है कि पुर्तगाल के सम्राट ने अपना पहला गवर्नर भारत में कब नियुक्त किया, तो वर्ष 1505 में। ठीक है, इस गवर्नर का क्या नाम था, यह जो गवर्नर था, इस गवर्नर का नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। और इस फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को क्या प्राप्त था, पर्याप्त सुविधा और शक्ति प्रदान की गई
ताकि भारत में पुर्तगाली हित सुरक्षित रखे जा सके। ठीक, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को पर्याप्त सुविधा और शक्ति प्रदान की गई ताकि भारत में पुर्तगाली हितों की सुरक्षा किया जा सके। ठीक है, अब फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को क्या क्या निर्देश दिए गए, इसको क्या क्या निर्देश दिए गए। पहला निर्देश दिया गया कि भारत में पुर्तगाली स्थिति को सुदृढ़ करना, पुर्तगाली स्थिति को सुदृढ़ करना, इसको पहला निर्देश दिया गया। दूसरा निर्देश दिया गया इसको मुस्लिम व्यापार को नष्ट करना, मुस्लिम व्यापार को नष्ट करना, और मुस्लिम व्यापार को नष्ट करके क्या करने को कहा गया, अदन, आरमुज और मलक्का को जब्त करने का आदेश दिया गया। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को जो निर्देश दिया गया था, इसमें पहला दिया गया निर्देश भारत में पुर्तगाली स्थिति को सुदृढ़ करने को कहा गया। फिर बोला गया कि मुस्लिम व्यापार को नष्ट कर दो, और मुस्लिम व्यापार को नष्ट करके अदन, आरमुज और मलक्का को जब्त कर लो। ठीक, इसके अलावा अंजादिवा, कोचीन, कैन्नानौर और किलवा में किलेबंदी करने की भी सलाह दी गई इसको। यानी इसको 4 आदेश मिले। पहला आदेश क्या मिला, भारत में पुर्तगाली स्थिति को सुदृढ़ करना। दूसरा आदेश मिला मुस्लिम व्यापार को नष्ट करना, और तीसरा आदेश क्या था, मुस्लिम व्यापार को नष्ट करके अदन, आरमुज और मलक्का को जब्त करना। और चौथा आदेश था अंजादिवा, कोचीन, कैन्नानौर और किलवा में किलेबंदी करना। ठीक, ये 4 आदेश उसको मिले थे। अब बात करते हैं बेनिस और मिस्र का विरोध। बेनिस और मिस्र का विरोध। देखिए, पुर्तगाली हस्तक्षेप से बेनिस के व्यापारियों का व्यापार खतरे में था। किसका व्यापार खतरे में था, तो बेनिस के व्यापारियों का। बेनिस के व्यापारियों का व्यापार क्या था, खतरे में था, खतरे में पड़ गया। और बेनिस के व्यापारियों के प्रोत्साहन पर ही मिस्र ने लाल सागर में अपनी क्या की, चौकसी बढ़ा दी। ठीक, बेनिस और मिस्र का विरोध जब पुर्तगाली करने लगे, और किए कैसे, जब पुर्तगाली हस्तक्षेप होने लगा तो बेनिस के व्यापारियों का व्यापार खतरे में पड़ गया। और बेनिस के व्यापारियों ने क्या किया, मिस्र से अपनी मदद मांगी, और इन्हीं के प्रोत्साहन पर मिस्र ने क्या किया, लाल सागर में अपनी चौकसी बढ़ा दी। डी अल्मेडा, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जिसे पहले कहाँ पे, उत्तरी अफ्रीका में मूर से युद्ध करना पड़ा था। उत्तरी अफ्रीका में किससे युद्ध करना पड़ा था, मूर से युद्ध करना पड़ा था। अब इस नई चुनौती से भी वह जूझा। नई चुनौती क्या थी, यानी बेनिस और मिस्र का विरोध, यह फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के लिए एक चुनौती थी। पहले ही वह जो है कि उत्तरी अफ्रीका में मूर से युद्ध करना पड़ा था उसको। अब इस नई चुनौती से भी उसने वह जूझा। अब नेक्स्ट बात करते हैं चौल का युद्ध 1508 में। मिस्र तथा गुजरात की नौसेना ने क्या किया, मिल करके पुर्तगालियों को चुनौती दी। ठीक, किसने, मिस्र और गुजरात, मिस्र और गुजरात की जो नौसेना थी। ठीक, इसने क्या किया, पुर्तगालियों को चुनौती दिया। पुर्तगालियों को इसने क्या किया, चुनौती दिया। ठीक, और जब चुनौती दिया तो चौल के समुद्री युद्ध में पुर्तगाली बेड़े को हराया गया। अब मिस्र और गुजरात की नौसेना ने मिल करके फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को हराया, और इस युद्ध में जो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा का पुत्र था लोरेंको डी अल्मेडा, वह मारा गया। सवाल पूछ लेता है कभी कभी कि चौल के युद्ध में क्या हुआ था, तो चौल के युद्ध में जो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा का पुत्र था लोरेंको डी अल्मेडा, ये मारा गया। ठीक, और चौल का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था, तो मिस्र व गुजरात की संयुक्त सेना व पुर्तगालियों के बीच में। ठीक है,
अब नेक्स्ट युद्ध होता है दीव का युद्ध फरवरी 1509 में। चौल के युद्ध के बाद दीव का युद्ध हुआ 1509 में। इसे हम द्वितीय चौल का युद्ध भी कहा जाता है। दीव के युद्ध को द्वितीय चौल का युद्ध भी कहा जाता है। इसमें फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने क्या किया, मिस्र गुजरात की नौसेना को पूरी तरह से पराजित किया और इस जीत ने पुर्तगालियों की समुद्री शक्ति को क्या कर दिया, मजबूत कर दिया। 1508 में तो हार गया और उसमें उसका पुत्र मारा गया, लेकिन 1509 में उसने मिस्र और गुजरात की जो नौसेना थी उसको पूरी तरह से पराजित कर दिया और इस जीत ने पुर्तगालियों की समुद्री शक्ति को क्या कर दिया, मजबूत कर दिया। ठीक, अब बात करते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी की। ब्लू वाटर पॉलिसी कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी है क्या। तो देखिए, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा का सपना था हिंद महासागर पर पुर्तगालियों का प्रभुत्व स्थापित करना। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा का सपना क्या था, हिंद महासागर पर पुर्तगालियों का प्रभुत्व स्थापित करना। ठीक, और वहीं इसका जो उद्देश्य था, इसी उद्देश्य को उसने क्या नाम दिया, ब्लू वाटर पॉलिसी या कार्टेज व्यवस्था। इसी को ब्लू वाटर पॉलिसी या कार्टेज व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। इसी उद्देश्य से उसने ब्लू वाटर पॉलिसी या कार्टेज व्यवस्था को लागू किया। इसमें होता क्या था कि इसके तहत भारत के जो तटीय राज्य थे, तटीय राज्यों और जहाज़ों को परमिट लेना पड़ता था, यानी परमिट लेना अनिवार्य कर दिया गया। बिना परमिट के जहाज़ों को पुर्तगाली नौसेना द्वारा कब्जे में ले लिया जाता था। ठीक, ब्लू वाटर पॉलिसी क्या थी कि भारत के जितने भी तटीय राज्य थे और जहाज़ें थे, इनको व्यापार करने के लिए पुर्तगालियों से परमिट लेना पड़ता था। अगर वे पुर्तगालियों से परमिट नहीं लेते थे तो इन जहाज़ों को पुर्तगाली नौसेना कब्जे में ले लेती थी। ठीक, और यही हमारा क्या था, कार्टेज व्यवस्था। अब फ्रांसिस्को डी अल्मेडा का दृष्टिकोण के बारे में जान लीजिए कि फ्रांसिस्को डी अल्मेडा का दृष्टिकोण क्या था। उसका प्रसिद्ध कथन था कि जब तक आप समुद्री प्रभुत्व रखते हैं, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने कहा था कि जब तक आप समुद्री प्रभुत्व रखते हैं, यानी समुद्र पर अपना प्रभुत्व कायम रखते हैं, आप भारत पर नियंत्रण रखेंगे। ठीक, और यदि आप ऐसी शक्ति नहीं रखते हैं, अगर आपका प्रभुत्व जो है कि समुद्र पर से समाप्त हो जाता है, तो आप समुद्री तट पर किला उपलब्ध नहीं होगा। यानी जब तक आप समुद्री प्रभुत्व रखते हैं, आप भारत पर नियंत्रण रखेंगे, और यदि आप ऐसी शक्ति नहीं रखते हैं तो आपको समुद्री तट पर किला उपलब्ध नहीं होगा। इसका अर्थ था कि समुद्र पर नियंत्रण ही भारत पर प्रभुत्व का आधार है। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा देखिए बहुत दूरदृष्टि रखता था। उसने पूरे के पूरे हिंद महासागर पे क्या किया, कब्जा कर लिया। और हिंद महासागर पे कब्जा करने का मतलब पूरे भारत पे कब्जा कर लेना। ठीक, इस तरह से फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने पुर्तगालियों के लिए भारत में संगठित और शक्तिशाली समुद्री नीति की नींव रखी। भारत में एग्जाम में पूछता है कभी कभी कि फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने क्या किया पुर्तगालियों के लिए भारत में, तो इसने भारत में संगठित और शक्तिशाली समुद्री नीति की नींव रखी, जिसे बाद में अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने आगे बढ़ाया। अब फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के बाद इस अभियान को कौन आगे बढ़ाया, अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। ठीक है, अब हम बात करेंगे अल्फांसो डी अल्बुकर्क यानी पुर्तगाली साम्राज्य के निर्माता के बारे में। पुर्तगाली साम्राज्य का निर्माता कौन था, अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। ठीक, इसका परिचय जान लीजिए आप। अल्फांसो डी अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक निर्माता माना जाता है। ये कौन था, अल्फांसो डी अल्बुकर्क वास्तविक निर्माता था। किसका वास्तविक निर्माता था, पुर्तगाली साम्राज्य का। ठीक, उसने केवल व्यापार तक सीमित न रह करके राजनीतिक और सामरिक नियंत्रण की व्यापक रणनीति अपनाई। इसने कौन सी रणनीति अपनाई, राजनीतिक और सामरिक नियंत्रण की व्यापक रणनीति। और उसकी नीतियों ने क्या किया, हिंद महासागर में पुर्तगाल की स्थिति को स्थायी और प्रभावी बना दिया। उसकी जो नीति थी, उसने हिंद महासागर में पुर्तगाल की स्थिति को क्या बना दिया, एकदम स्थायी बना दिया और प्रभावी बना दिया।
ठीक। तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक निर्माता माना जाता है, और वह केवल व्यापार तक ही सीमित नहीं रहा बल्कि राजनीतिक और सामरिक नियंत्रण की व्यापक रणनीति भी बनाई, और उसकी नीति ने हिंद महासागर में पुर्तगाल की स्थिति को क्या किया, स्थायी कर दिया, स्थायी और प्रभावी बना दिया। ठीक। भारत आगमन और वायसराय नियुक्ति। अल्फांसो डी अल्बुकर्क भारत कब आया और उसे वायसराय कब बनाया गया? तो देखिए, अल्बुकर्क पहली बार 1503 में 1503 में स्क्वाड्रन कमांडर के रूप में भारत आया था। 1503 में किस रूप में वो आया था? तो स्क्वाड्रन कमांडर के रूप में भारत आया था। और 1509 में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के स्थान पर इसे वायसराय नियुक्त किया गया। अब 1509 में क्या बन गया? ये वायसराय बन गया। ठीक। किसके स्थान पे? अल्मेडा के स्थान पे। ठीक। अल्मेडा के स्थान पे 1509 में अल्बुकर्क को वायसराय नियुक्त कर दिया गया। तो परीक्षा में कभी कभी पूछ देता है कि स्क्वाड्रन कमांडर के रूप में कौन भारत आया था? तो अल्बुकर्क आया था। किस सन में आया था? 1503 में। 1509 में क्या हुआ था? तो 1509 में उसे वायसराय नियुक्त किया गया। किसके स्थान पे? अल्मेडा के स्थान पे। ठीक। 1515 तक के कार्यकाल में उसने पुर्तगालियों की स्थिति को इतना मजबूत बना दिया। कब तक? 1509 में हुआ वो, और 1515 तक के कार्यकाल में उसने पुर्तगालियों की स्थिति को इतना मजबूत बना दिया कि वे भारत में एक स्थायी शक्ति के रूप में स्थापित हो गए। इसने पुर्तगालियों को भारत में एक स्थायी शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया। कब तक? 1515 तक। इतना इसने तगड़ा अपना नीति बनाया। अब बात करते हैं इसके सैन्य विजय और विस्तार की। पहला उसका विजय दीव का विजय 1509 में। अल्बुकर्क ने क्या किया? मिस्र के ममलूक शासक द्वारा भेजे गए विशाल जहाजी बेड़ों को हराया। अल्बुकर्क ने क्या किया? मिस्र के ममलूक शासक, मिस्र का जो शासक था वो कौन था? ममलूक था। तो ममलूक के द्वारा जो भेजा गया बेड़ा था उसको हराया, और हरा करके इस विजय से पुर्तगालियों का अरबों और मिस्रियों पर नौसैनिक प्रभुत्व स्थापित हो गया। जब उसने ममलूक को हरा दिया तो हराने से उसका परिणाम क्या हुआ कि पुर्तगालियों का अरब व्यापारियों और मिस्र के व्यापारियों पर नौसैनिक प्रभुत्व स्थापित हो गया। ठीक। नेक्स्ट, गोवा की विजय 1510 में। परीक्षा में पूछता है कि गोवा विजय कब हुआ? तो 1510 में। पुर्तगालियों ने गोवा को कब जीता? 1510 में। अल्बुकर्क ने क्या किया? बीजापुर से गोवा पर कब्जा किया। उसने बीजापुर से छीन लिया और उसे अपने अधीन कर लिया 1510 में। गोवा क्या था? एक प्राकृतिक बंदरगाह और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण केंद्र था। उस समय गोवा क्या था? एक प्राकृतिक बंदरगाह था और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण केंद्र था। तो गोवा की विजय कब हुई? 1510 में। गोवा था क्या? एक बंदरगाह था, बंदरगाह था। और किस प्रकार का? प्राकृतिक बंदरगाह। किस प्रकार का बंदरगाह? प्राकृतिक, और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण केंद्र था। यह जो गोवा था ये अलेक्जेंडर के बाद भारत का पहला ऐसा क्षेत्र बना जो यूरोपियों के अधीन हुआ। ठीक। अलेक्जेंडर ने गोवा पर कब्जा किया। उसके बाद भारत का पहला ऐसा क्षेत्र बना जो यूरोपियों के अधीन हुआ, गोवा। गोवा पुर्तगालियों की राजधानी और साम्राज्य का आधार स्थल बन गया। गोवा पुर्तगालियों की क्या बन गई? राजधानी बनी और साम्राज्य का आधार बना। ठीक। जब गोवा पर उन्होंने कब्जा कर लिया तो उसको अपनी राजधानी बना लिया, गोवा को। इसको गोवा को, और साम्राज्य का आधार स्थल भी बनाया गोवा को।
अन्य क्षेत्रों पर भी अधिकार कर लिया उन्होंने। जैसे गोवा से सशक्त होकर पुर्तगालियों ने क्या किया, जब गोवा पे पूरी तरह से सशक्त हो गए, गोवा को अपने अंडर में कर लिए, तब पुर्तगालियों ने दमन, राजौरी और दाभोल जैसे तटीय बंदरगाहों पर भी कब्जा कर लिया। वो बंदरगाहों पर ही कब्जा करते चले गए, इसीलिए पूरे भारत पे वो कब्जा कर लिए। 1515 में अल्बुकर्क ने मलक्का यानी मलेशिया और होर्मुज यानी ईरान जैसे सामरिक दरवाज़ों पर भी अधिकार जमाया। 1515 में अल्बुकर्क ने कहाँ कहाँ कब्जा कर लिया, मलक्का और हारमुज पर भी अपना अधिकार जमा लिया। इसके अतिरिक्त सोकोत्रा यानी लाल सागर का जो मुहाना है वहाँ पर, श्रीलंका का कोलंबो, सुमात्रा का सचिन दुर्ग, इन सभी स्थानों पर उसने क्या बनाए, किले बनाए। ठीक, सोकोत्रा, श्रीलंका का कोलंबो, सुमात्रा का सचिन दुर्ग, इन सभी स्थानों पर क्या उसने क्या किले बनाए। ठीक, जावा, थाईलैंड और बर्मा, पेगू तक भी उसने संपर्क स्थापित कर लिया। ठीक, 1518 से पुर्तगालियों ने चीन के सांचुआन द्वीप पर बस्ती बसानी शुरू की है। पर एग्ज़ाम में पूछता है कि पुर्तगालियों ने चीन के सांचुआन द्वीप पर कब से बस्ती बसानी शुरू की, 1518 से। ठीक, उसने एक और नीति अपनाई थी, विवाह नीति और सामाजिक संपर्क। अल्बुकर्क ने एक और नीति बनाई, वो नीति क्या थी, विवाह नीति और सामाजिक संपर्क। देखिए, अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों की स्थायी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए क्या किया, उसने हिंदू महिलाओं से विवाह की नीति अपनाई। एग्ज़ाम में पूछता है कि हिंदू महिलाओं से विवाह की जो नीति है, विवाह की नीति यह किसने अपनाया था, तो अल्बुकर्क ने ही अपनाया था। ठीक, इससे क्या हुआ, इससे स्थानीय समाज के साथ घनिष्ठ संबंध बने। जब उसने यह नीति अपनाई, विवाह की नीति, तो इससे क्या हुआ, स्थानीय समाज के साथ उसका घनिष्ठ संबंध बना। और पुर्तगाली सिर्फ व्यापारी या शासक नहीं बल्कि भारतीय समाज का हिस्सा भी बन गए। अब पुर्तगाली सिर्फ व्यापारी या शासक नहीं रहे बल्कि वो क्या बन गए, अब भारतीय समाज का हिस्सा बन गए। क्या बन गए, भारतीय समाज का हिस्सा। अब शादी कर लिए तो यहाँ के दामाद न हो गए, तो दामाद हो गए तो भारतीय समाज का हिस्सा बन गए। ठीक, अब वो सिर्फ व्यापारी या शासक ही नहीं रह गए, मेहमान हो गए यहाँ के। उसकी रणनीतिक दृष्टिकोण के बारे में जान लीजिए। अल्बुकर्क की सोच जो थी वो केवल व्यापार तक सीमित नहीं थी। अल्बुकर्क की सोच केवल व्यापार तक नहीं था। ठीक, व्यापार तक नहीं था। उसने पुर्तगाल के लिए हिंद महासागर के सभी सामरिक प्रवेश द्वारों पर नियंत्रण स्थापित किया। हिंद महासागर के जितने भी सामरिक प्रवेश द्वार थे, ठीक, उन सभी पर उसने क्या किया, नियंत्रण स्थापित किया। क्या किया उसने, नियंत्रण स्थापित किया। ठीक, और इस रणनीति से पुर्तगालियों ने सिर्फ अरब और एशियाई व्यापारियों को पराजित किया बल्कि हिंद महासागर में लगभग एकाधिकार कायम कर लिया। देखिए, इस रणनीति से पुर्तगालियों ने न सिर्फ अरब और एशियाई व्यापारियों को पराजित किया बल्कि उन्होंने क्या किया, हिंद महासागर में लगभग एकाधिकार प्राप्त कर लिया। एकाधिकार प्राप्त कर लिया यानी इस पे सिर्फ हम ही व्यापार करेंगे और कोई नहीं, इस पे हमारा ही अधिकार है। ठीक, अब उसके योगदान और महत्व की बात कर लें। अल्बुकर्क का योगदान क्या रहा और महत्व क्या था। तो अल्बुकर्क ने पुर्तगाल को भारत में एक स्थायी शक्ति बना दिया। क्या बनाया उसने, स्थायी शक्ति बनाया। ठीक, और उसकी विजयों और रणनीति ने पुर्तगालियों को एशिया के समुद्री व्यापार का नियंत्रण दिलाया। ठीक, समुद्री व्यापार का नियंत्रण भी इसने दिलाया था। और अल्बुकर्क ने क्या किया, पुर्तगाल को भारत में एक स्थायी शक्ति बनाया,
उसकी विजयों और रणनीति ने पुर्तगालियों को एशिया के समुद्री व्यापार का नियंत्रण दिलाया। ठीक, उसके शासनकाल में जो पुर्तगाली नौसेना थी, ठीक, हिंद महासागर की सबसे मजबूत शक्ति बन गई। अल्बुकर्क के शासनकाल में ही पुर्तगाली नौसेना सबसे मजबूत नौसैनिक शक्ति बन गई। ठीक, इसलिए उसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक निर्माता माना जाता है। अल्बुकर्क को ही वास्तविक पुर्तगाली साम्राज्य का ही अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक निर्माता माना जाता है। ठीक, अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने क्या किया? गोवा, मलक्का, हार्मुज जैसे सामरिक स्थानों पर अधिकार जमा करके हिंद महासागर में पुर्तगालियों की स्थिति को निर्णायक रूप से मजबूत किया और उसकी विवाह नीति, सामरिक दृष्टिकोण और विस्तारवादी योजनाओं ने पुर्तगाल को एशिया में स्थायी साम्राज्य बनाने की नींव दी। इन सभी का निष्कर्ष ये निकलता है कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने गोवा, मलक्का और हार्मुज जैसे सामरिक स्थानों पर अधिकार जमा कर हिंद महासागर में पुर्तगालियों की स्थिति को निर्णायक रूप से मजबूत किया और उसकी जो विवाह नीति थी वह सामरिक दृष्टिकोण और विस्तारवादी योजनाओं ने, उसकी विवाह नीति, सामरिक दृष्टिकोण और विस्तारवादी योजनाओं, इन सभी ने पुर्तगाल को एशिया में स्थायी साम्राज्य बनाने की नींव दी। ठीक, लेक्चर कैसा लगा? अगर आपको हमारा क्लास अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।